हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की विस्तार बुक से थर्ड चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की समरी को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपने चैप्टर को कर सकते हैं क्लियर। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखिए, धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका ही क्यों एकमात्र सही जगह है। और यहाँ पर जो नरेटर है वो क्यों बताती हैं कि वही एकमात्र सही जगह है जहाँ से हम अर्थ के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है अर्थ के ऊपर जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो इट इज रिमेन्स ऑलमोस्ट एज प्योर एज इट यूज टू बी मिलियन ईयर्स एगो। तो देखिए, ये आज भी उतनी ही प्योर है जितनी कि मिलियन ऑफ ईयर्स एगो थी, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जितनी प्योर थी, उतना ही ये जगह आज भी उतनी ही प्योर है। द वर्ल्ड्स जूलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। तो देखिए, जो जूलॉजिकल हिस्ट्री है ना संसार की, वो कहाँ पर ट्रैप है? अंटार्कटिका में ट्रैप है। अबाउट 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड हियर। तो देखिए, अर्थ की 90% जो आइस है ना, वो वहीं पर अंटार्कटिका में स्टोर है। देयर इज नो ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ह्यूमन मार्कर। तो देखिए, वहाँ पर ना तो कोई पेड़ है, ना ही कोई बिल्डिंग है, ना ही ह्यूमन का वहाँ पर कोई निशान है, या ना ह्यूमन की बनाई हुई कोई चीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। देयर वी कैन ऑब्जर्व हाउ अ लिटिल चेंज कैन अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे एक छोटा सा चेंज भी हमारे वातावरण पर इफेक्ट डाल सकता है। इफ द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट। तो देखिए, अगर वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो मेल्ट हो जाती है, एंटायरली पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट इज डिस्टरप्टेड। तो देखिए, ये जो बताया गया है गल्फ स्ट्रीम ओशियन है, वो तुरंत ही तितर बितर हो जाएगा, उसमें पूरी गड़बड़ी मच जाएगी अगर वो पूरी तरह से जो आइस शीट है वो मेल्ट हो जाती है। दे मे लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है संसार को उसके अंत तक ले जा सकती है अगर ये जो आइस शीट है वो तुरंत मेल्ट हो जाए। और कैसे मेल्ट हो जाएगी वो? जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितनी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से जो आइस होता है वो मेल्ट होता है। तो यही कारण बताया गया है यहाँ पर, यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। अगर वो आइस शीट जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है और वर्ल्ड का एंड हो सकता है। बिसाइड्स, 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड लाई ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। तो देखिए, 500,000 ईयर्स ओल्ड यानी कि आधे मिलियन सालों पुराने जो कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं ना, वो इस आइस, यहाँ पर आइस की लेयर में दबे हुए हैं। सो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अर्थ के पास्ट को जाने, प्रेजेंट को जाने और फ्यूचर को जाने, तो अंटार्कटिका ही सबसे सही जगह है। एंड स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस हो रहा है, बट मैं बता देती हूँ आपको। डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू द अंटार्कटिका। तो लेखिका की अंटार्कटिका तक की जर्नी का वर्णन करना है हमें कि किस तरह से वो वहाँ पर पहुँची। तो हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। तो देखिए, सी बोर्ड्स, बोर्ड्स मतलब सवार होना, ऑन अ रिसर्च वेसल, वो एक रिसर्च वेसल पर जिस पर खोज की जाती है, वेसल कहा गया शिप को। ऐसे शिप पर सवार होती हैं और जिसका नाम क्या था? अकेडमिक सोकाल्स्की। द जर्नी बिगेन 13.9 डिग्री नॉर्थ। तो 13.9 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से जो जर्नी है वो शुरू होती है मद्रास से। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट। तो वो क्या क्या चीज़ें क्रॉस करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो बताया जा रहा है 9 टाइम जोन को वो क्रॉस करते हैं, 6
चेक पॉइंट को वो क्रॉस करते हैं और 3 वाटर बॉडीज को वो क्रॉस करते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कम से कम 3 इकोस्फीयर जो वायुमंडल है उनको क्रॉस करते हैं जब वो अपनी यात्रा पर जाते हैं। द वेसल heads toward the coldest, driest and windiest continent in the world। तो देखिए फिर वो किस तरफ बढ़ते हैं, जो संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार महाद्वीप है उसकी तरफ वो बढ़ते हैं। द फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon is of relief। तो जैसे ही नैरेटर कह रही है, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं ना, जो इमोशन होती है वाइट लैंडस्केप को देखकर, ब्लू हॉरिजॉन को देखकर, वो बिल्कुल हमें आराम देने वाली होती है। उसे देखकर हमें बिल्कुल चैन सी आ जाती है। इट फॉलोज अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और उसे देखकर अचानक से और बहुत ही अजीब सा जो आश्चर्य होता है वो देखने के लिए मिलता है, होता है उन्हें वहाँ पर, क्योंकि ऐसी लैंडस्केप, इतना वाइट लैंडस्केप और इस तरह की शांति, इस तरह का हॉरिजॉन उन्होंने उससे पहले नहीं देखा है, तो वो उससे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन व्हाट वे हैव द ह्यूमन अफेक्टेड ग्लोबल फिनोमेना। तो किस तरीके से जो इंसान हैं वो वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं, और उन्होंने किया है किस तरह से, ह्यूमन ने ग्लोबल फिनोमेना को इफेक्टेड किया है। तो देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जानते हैं आप, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो लिमिटेड हैं। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग रैपिडली। और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, मनुष्य की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दिस हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसेस। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें जो है, मतलब एक युद्ध की तरह हमें जैसे लड़ाई करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए दूसरी स्पीसीज से। थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो देखिए बिना सोचे समझे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, एक चादर बिछ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की पूरे संसार में, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की चादर जैसे बिछ गई है। और क्या हो रहा है, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग, और जो ओजोन लेयर है उसका ह्रास हो रहा है। इट इज़ इंक्रीजिंग एवरेज द ग्लोबल टेम्परेचर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, विश्व का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। आप फील करते हैं ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज पोजिंग अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसकी वजह से अर्थ का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। दस ह्यूमन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस तरह से जो ह्यूमन है ना, वही एकमात्र कारण है जो संसार को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं, ये इतना जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बिना सोचे समझे हम यूज़ कर रहे हैं, तो नेचर पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चली जा रही है, जिससे कि आइस जो है वो मेल्टिंग की तरफ है। और अगर यही होता रहा तो डिस्ट्रक्शन जरूर होगा। आगे देखते हैं, द वर्ल्ड्स जूलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो देखिए संसार के जो भूविज्ञान का इतिहास है अंटार्कटिका के क्षेत्र में वो समाया हुआ है। हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि ये जो पूरा संसार है, इसका जो इतिहास है ना पृथ्वी का, वो अंटार्कटिका में समाया हुआ है, उस जगह पर देखने के लिए मिल सकता है। इस प्रदेश का अध्ययन हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है, ठीक है, तो कैसे हम जान सकते हैं इसको स्टडी करके। देखिए, अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। तो यहाँ पर गोंडवाना को कहा गया है साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, एग्जिस्टेड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो ये पहले भी अस्तित्व में था, गोंडवाना जो है अंटार्कटिका के साथ पहले भी अस्तित्व में था और वो आज भी उसके चारों तरफ है। तो देखिए, ह्यूमन हैड नॉट रीच्ड देयर, और जो ह्यूमंस हैं वो वहाँ पर उस समय पर नहीं थे। द क्लाइमेट वॉज वार्मर, जो क्लाइमेट था वो बहुत गर्म था।
देयर वाज अ वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कई तरह के वहाँ पर प्लांट्स देखने के लिए मिलते थे, एनिमल्स देखने के लिए मिलते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड मीन्स पनपता रहा। ठीक है, तो 500 मिलियन ईयर्स तक जो गोंडवाना था वो पनपता रहा। देन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, और उसके बाद जो डायनासोर थे उनका सफाया हो गया। द एज ऑफ मैमल्स बिगन, और मैमल्स की एज जो है स्टार्ट हो गई। द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, अब जो लैंड मास थी ना वो फोर्स हो रही थी अलग होने के लिए, और वो कंट्रीज में डिवाइड हो गई। अंटार्कटिका एंड इंडिया वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जो अंटार्कटिका है और इंडिया है ना वो एक ही लैंड मास का पार्ट यानी कि हिस्सा हुआ करते थे, एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे, ये हम कह सकते हैं। इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड, और इंडिया जो है किस तरफ खिसक गई, नॉर्थ की तरफ खिसक गई। जमिंग अगेंस्ट एशिया एंड फॉर्म द हिमालयाज, और किससे जाकर टकराई, एशिया से जाकर टकराई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हिमालय बने। अब देखिए कोई भी एक हैवी चीज़ है इधर से चल के आ रही है और इधर एक स्टेबल चीज़ है, तो अगर वो इससे जाके टकराएगी तो फोल्ड होना जरूरी है। तो देखिए इसी तरह जो फोल्ड थे ना उन्हें हिमालय कहा जा रहा है कि जब इंडिया नॉर्थ की तरफ बढ़ी और एशिया से जाकर टकराई तो हिमालय जो है बने। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ, और साउथ अमेरिका भी खिसकने लगा, और किससे जाकर मिला, नॉर्थ अमेरिका से। द ड्रैग पैसेज ओपन, अब कोई चीज़ ये एक साथ जुड़ी हुई है, वो इधर कुछ इधर खिसक रही है कुछ इधर, तो यहाँ पे तो स्पेस बचेगा ना खाली, तो यही बात बताई जा रही है कि वहाँ पे जो है पासेज ओपन हो गए। इट कीप अंटार्कटिका वेरी कोल्ड, एंड ये जो ड्रैग थे ना इन्हीं की वजह से जो अंटार्कटिका है वो काफ़ी कोल्ड है, वो ठंडा है, बिल्कुल अलग है और लैंड के बॉटम में है। तो देखिए दिस द विजुअल स्केल रेंज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, अब जो नैरेटर वहाँ पे गई है वो बता रही है कि मतलब वहाँ पर क्या किया गया, ये जो दृश्य पैमाना था ना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो पैमाना है उनका लिया गया, और क्या नोटिस किया गया वहाँ पर, देयर वाज 24 आवर्स समर लाइट, तो वहाँ पर 24 के 24 घंटे सूरज रहता था, समर की तरह रोशनी रहती थी। देयर वाज कंप्लीटेड साइलेंस, और वहाँ पर पूरी तरह से शांति थी। इट वाज ब्रोकन ओकेजनली, और वो जो है वो जो साइलेंस थी वो ओकेजनली ही, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि वो साइलेंस टूटती थी, और वो कब होती थी, बाय बैलेंसिंग और काविंग आई सीट ऑफिस सीट। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है वो कब होती थी, जब ये जो आई सीट थी ना ये टूटती थी, पानी में गिरती थी, तो उसकी जो साउंड होती थी उससे वो साइलेंस टूटती थी। इट वाज ए सैक्रेड प्लेस, और वो जो है एक बहुत ही पवित्र स्थान था। हैंस द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस, तो देखिए ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं जाता है, कोई भी गंदगी नहीं है, एटमॉस्फेयर को जरा भी नुकसान नहीं है, ऐसी जगह जो है स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो यही बात नरेटर कहती है कि अंटार्कटिका जो है अगर हम अर्थ के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीज़न, तो यहाँ पे कोई हेड है ये जॉफ ग्रीन, रीज़न फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेंडिशन, एक्सपेंडिशन मीन्स होता है अभियान। तो देखिए ये जो अभियान चल रहा था ना तो जॉन ग्रीन्स ने स्टूडेंट्स ऑफ आइस अभियान में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ही क्यों सम्मिलित किया, किन कारणों की वजह से उन्होंने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां पर ले जाने के लिए सोचा। तो देखिए फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑफ आइस एक्सपेंडिशन बाय जॉफ ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर इस अभियान का पूरा नाम क्या था, स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेंडिशन। तो इसके लिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को चूज़ करने का के कुछ रीज़न थे, जो रीज़न नीचे बताए गए हैं तो पढ़ते हैं। सबसे पहला रीज़न दिया गया है, स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेंडिशन aim at providing the high school student opportunity that are inspiring in the field of education।
तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को क्या बताया गया है, प्रेरक बताया गया है, शिक्षा का प्रेरक बताया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना वही शिक्षा लेने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उन्हें स्टूडेंट को एजुकेशन फील्ड में प्रेरक बताया गया है। और यही एम था कि उन्हें मौका मिले, जो प्रेरक हैं उन्हें मौका मिले कि वो इस अभियान में सम्मिलित हों। सबसे पहला कारण तो ये रहा। आगे देखते हैं, दीज अपॉर्चुनिटीज विल हेल्प द स्टूडेंट फोस्टर। फोस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना, पालन पोषण करना भी होता है। तो देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही थी, इससे उनको मौका मिलेगा, उन्होंने ये सोचा कि उससे उन्हें मौका मिलेगा कि वो जो है उन्हें बढ़ावा मिले, क्या समझने के लिए, अपनी प्लैनेट को समझने के लिए, अपने अर्थ को समझने के लिए उन्हें बढ़ावा मिले और वो उसका रेस्पेक्ट करें। इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को ही चूज़ किया। तो देखिए जॉफ ग्रीन फर्स्ट यूज टू क्राफ्ट फेमस पर्सन मतलब कुछ शिल्पकार होते हैं, हस्तशिल्पकार होते हैं। तो पहले तो उन्होंने उन्हें चुना था इस कंपेनियन के लिए, बट दे कुड गिव दियर एक्सपीरियंस बैक इन अ लिमिट। लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये जो सभी क्राफ्टमैन होंगे वो अपना एक्सपीरियंस एक लिमिट में देंगे, वो जो अनुभव करेंगे ना वो एक लिमिट में देंगे, क्योंकि उनकी सोचने की जो शक्ति है ना इस एज में जाकर वो एक लिमिट तक है। तो वो जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो एक लिमिट में देंगे। हैंस ही प्रेफर्ड हाई स्कूल स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ दोज पर्सन। तो इसीलिए यही कारण था कि उन्हें अधिक पसंद आया कि वो जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट को इस अभियान में सम्मिलित करें उन लोगों के बजाय। तो देखिए आगे बताया गया, फोर्थ रीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, आने वाली जनरेशन है। दे आर पॉलिसी मेकर, वो नीति बनाने वाले हैं। दे शुड हैव अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट दियर एज, और उन्हें इस एज में क्या होना चाहिए, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्हें होना चाहिए, और इसी वजह से वो उन्हें वहाँ पर लेकर गए। तो देखिए अब हम अगर कहने लगे कि जो ओल्ड पर्सन है उन्हें अर्थ के बारे में बताया जाए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, उनकी एज गुजर चुकी है, जो आने वाली जनरेशन है वो अर्थ के लिए कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि उन्हें अर्थ की नॉलेज हो, किस तरह से जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, किस तरह से हमें अपने अर्थ को बचाना है। वो चाहते थे कि स्टूडेंट जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और अर्थ के बारे में जानें, और वो जो है उन्हें बचाएं, उनके लिए अर्थ के लिए कुछ करें। तो यही मेन रीज़न था कि वो स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर गए। द हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर रेडी टू ऑब्जर्व द एक्सपीरियंस। अब जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस समय पर बिल्कुल तैयार होते हैं किसी भी एक्सपीरियंस को लेने के लिए। तो ये भी मेन एक रीज़न था। दे विल बोर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इससे उनका जन्म होगा मतलब वो उन्हें आगे बढ़ावा मिलेगा, वो इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। आगे देखिए सिक्स्थ रीज़न यहाँ पर दिया गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द स्टूडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि उनका मानना था कि वो जैसा वो चाहते हैं ना उन्हीं के अनुसार जो स्टूडेंट है वो एक्ट करेंगे, उन्हीं के अनुसार काम करेंगे। द एक्सपेंडिशन वाज वेरी सक्सेसफुल, और जो एक्सपेंडिशन था ना, जो अभियान था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल था। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और लो ये हमने पढ़े हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।